हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लास्ट मूवमेंट बैच पढ़ रहे थे, जिसका कि आज ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का पार्ट सेकंड। इससे पिछले लेक्चर नंबर 5 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इसके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद फिर हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन आफ्टर हम कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकलन समीकरण को हल करना हम सीख रहे थे। और अब तक इसके हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ा लेक्चर था और लगभग 18 मैंने क्वेश्चन भी आपको कराए थे। लगभग 18 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, मुश्किल से 8-9 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं और बाकी 3 मेथड बचे हैं। एक तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आफ्टर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो ये 3 मेथड आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, जल्दी ही कवर हो जाएगा ये। उसके बाद फिर हम अगला लेक्चर करेंगे हायर ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथातथ अवकलन समीकरण क्या होता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। जब आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और आपसे कहेगा आप इसको सॉल्व कीजिए, तो वो साथ में ये लिख के नहीं देगा कि आप इसको इस मेथड से कीजिए या किसी और मेथड से कीजिए। ना ही आपसे ये कहेगा वो कि यह क्वेश्चन इस मेथड का है, सिर्फ एक क्वेश्चन दे देगा, आपसे कहेगा सॉल्व कीजिए। आपको खुद से पहचानना होगा कि हम इसको किस मेथड से करें, ठीक है। हालांकि हम प्रैक्टिस से भी बता सकते हैं क्वेश्चन को देख के हमें किस मेथड से करना है। अगर हम प्रैक्टिस से नहीं बता पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी नहीं है, तो आप सीक्वेंस में चलना। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया था, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल। और इसमें हम क्या करते थे, इसमें एक्स और वाई वाले पदों को अलग अलग करते थे। अगर अलग हो जाते थे तो हम दोनों तरफ का इंटीग्रल करके सॉल्व कर देते थे। पहले आपको ये मेथड लगा के देखना है कि एक्स और वाई वाले पद अलग अलग हो पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको दूसरे मेथड की ओर चलना है, जिसमें हम पढ़ते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या देखा था, कोई भी फंक्शन होता था हम उसको dy/dx बराबर m/n के पदों में लिखते थे। यानी m यहाँ पर x y का फंक्शन है और n भी यहाँ पर x और y का फंक्शन होगा। और इन दोनों की अगर डिग्री सेम आती थी, डिग्री मतलब हो गया घात, यानी पावर सेम होती थी। ऊपर वाले जो अंश में लिखा है ना m, इस पे पावर और नीचे n पे पावर सेम हो। mn का मतलब है x और y, यानी ऊपर जो फंक्शन दिया जाएगा उसकी मैक्सिमम पावर और नीचे वाले फंक्शन की मैक्सिमम पावर अगर दोनों सेम होती थी तो हम कह देते थे क्या है, ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम y बराबर bx मान करके सॉल्व करते थे, ठीक है। इस मेथड की ओर मूव करना है। और इसी का एक सेकंड पार्ट था, इसी का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था एक रिड्यूसिबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से नहीं होती थी उसको बनाना पड़ता था, मतलब होती तो इसी फॉर्म में थी, m/n की फॉर्म में, बट वहाँ पर आपको क्या कर रखा होता था, साथ में यहाँ पर कांस्टेंट ऐड हो जाता था। कुछ भी कोई भी नंबर आपका यहाँ पर ऐड हो रखा होता था, इसके जैसा ही होता था बट संख्या ऐड हो जाती थी, तो हम पहचान लेते थे वहाँ पर क्या है, रिड्यूसिबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें सबसे पहले हम मानते थे जो हमारा स्मॉल x होता है उसको कैपिटल X प्लस H मानते थे और स्मॉल y को हम कैपिटल Y प्लस K मानते थे, ठीक है। और इस मेथड से सॉल्व करते थे। ये भी हमने तीसरा मेथड देख लिया था अपना। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। आप इसे ना करके इसे पहचानिएगा, इसे आप एक तो देखिएगा वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा देखिएगा होमोजीनियस। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम चेक करेंगे कि अगर यानी वेरिएबल सेपरेबल से भी नहीं हो रहा है, एक्स और वाई भी अलग नहीं हो पा रहे। दूसरा हमने देखा m/n की फॉर्म में तो हो रहा है लेकिन पावर अलग अलग है, ऊपर वाले की मैक्सिमम पावर और नीचे वाले की मैक्सिमम पावर अगर सेम नहीं है तो वो हमारा होमोजीनियस नहीं होगा। तो इस तरह से अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर हम तीसरी चीज चेक करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वहां पर मिल जाती है आपको तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इससे आसान आपका इन 5 में से कोई सा मेथड नहीं है, सबसे आसान यही वाला मेथड है। तो चलिए सीखते हैं। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग कैसे कैसे करना है, आपको सीक्वेंस में पहचानते चलना है क्वेश्चन को, तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। बहुत टाइम नहीं लगेगा पहचानने में। फर्स्ट ऑर्डर का एक ही क्वेश्चन देगा आपको, बड़ा सा 5 नंबर का कर दिया तो, अदरवाइज फिर हायर ऑर्डर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं 5 नंबर वाले, ठीक है। चलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले किस रूप में लिखा आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन लिखा होगा इस रूप में, m/dx प्लस में n/dy बराबर 0। इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको लिख करके वो दे देगा। समझ पा रहे हैं, इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा
और आपसे कहेगा आप इसको सॉल्व कीजिए। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 की फॉर्म में यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको पहचानेंगे कैसे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले पहचान लिख लो या आप ये कह सकते हैं इसकी कंडीशन लिख लो। या तो पहचान कह देना या फिर आप आइडेंटिफिकेशन कह दो, कैसे पहचानेंगे, या आप कंडीशन भी बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने की कंडीशन क्या होगी, कब कहेंगे इसको ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी कंडीशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है जो dx के आगे लिखा होगा फंक्शन, यहाँ m और n क्या है, यहाँ पर m एंड n जो है ना x और y के फंक्शन है। m एंड n ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स कोमा वाई के, हालांकि अलग अलग होंगे, ये वाला फंक्शन अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है। दोनों एक्स वाई के फंक्शन होंगे, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है। एम एन यहाँ पर एक्स वाई के पदों में दिए जाएंगे, क्लियर ना, दोनों अलग अलग, एम होगा एक्स वाई का फंक्शन, एन भी होगा, चाहे तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ आपकी समझदारी के लिए। एम इक्वल टू एफ वन एक्स कोमा वाई लिख दो एंड एन इक्वल टू लिख दो एफ टू एक्स कोमा वाई, मतलब दोनों एक्स वाई के फंक्शन दिए जाएंगे लेकिन होंगे दोनों अलग अलग, एम की वैल्यू अलग होगी, एन की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। सेम भी दे सकता, बाकी अलग ही देता है हर हाल में, समझ पा रहे हैं। ये दोनों, इन दोनों की जगह पे एक्स वाई के फंक्शन लिखे होंगे। अब करना क्या होगा, आपको कंडीशन है, चेक कैसे करेंगे कि आपका एग्जैक्ट है या नहीं। तो जो dx के आगे m लिखा हुआ है, इस m का करना आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, डेल्टा m अपॉन डेल्टा वाई, x के साथ जो लिखा है उसका y के रिस्पेक्ट में करना है, एंड dy के साथ जो लिखा है इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, वो भी पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो कह देना ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बराबर नहीं आता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो ये पहचान सभी कर लेंगे ना, इस तरह से आपको पहचानना है, दोनों वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ आपको पता है क्या है, यहाँ पर डेल्टा m अपॉन डेल्टा वाई का मतलब है हम m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, आंशिक अवकलन, ठीक है। आंशिक अवकलन सब जानते हैं ना, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ m, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ m, ठीक है। और जब भी हम आंशिक अवकलन करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट मान लेंगे। ये आपको पढ़ाया था मैंने, आंशिक अवकलन हमारा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसको जैकोबियन में भी हमने पढ़ा था ये चीज़, कांस्टेंट x कांस्टेंट, ठीक है, x इसमें कांस्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पर बात करें इसकी, डेल n अपॉन डेल x का मतलब क्या है, n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इस बार n का है n का x के सापेक्ष। अब जब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें कौन कांस्टेंट रहेगा, इसमें हमारा y कांस्टेंट हो जाएगा, y कांस्टेंट। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, यानी कंप्लीट डिफरेंशियल ना करके पार्शियल करेंगे। पार्शियल का मतलब अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट मान लेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट मान लेंगे। ये चीज़ क्लियर इतना। एंड इतना करने के बाद जब ये इक्वल आ जाते हैं, इक्वल आने के बाद फिर आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, दोनों के साथ इंटीग्रल का साइन लगा दो, इसके साथ भी लगा दो इंटीग्रल का साइन, क्या आ जाएगा, m इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस लिख करके इसके साथ भी लगा दो इंटीग्रल का साइन, क्या आ जाएगा, n इंटू डी वाई बराबर, और जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, यहाँ पर कांस्टेंट c लिख देना आप, कांस्टेंट क्या लिख देना, c। ये होगा इसका सॉल्यूशन। बट यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि जब आप m का करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, किसका, m का, m मतलब यहाँ पर फंक्शन होगा x y का, x के सापेक्ष, तो यहाँ पर तो y कांस्टेंट मान लेना, क्या, y कांस्टेंट मानकर करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, y कांस्टेंट मानकर करेंगे। और जब हम n का करेंगे, किसका, n का, तो यहाँ पर x कांस्टेंट मानकर नहीं करते, बल्कि हम x वाले पद को छोड़ देते हैं पूरे को, केवल y वाले पद का ही समाकलन करेंगे, जहां भी x लिखा आ गया उसका नहीं करेंगे, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो लिख सकते हैं हम n के केवल वह पद जिसमें x नहीं है, आप यहां लिख सकते हैं क्या, n के केवल वह पद जिनमें
x नहीं है। यहाँ पर हम n के केवल वे ही पद लेंगे जिनमें x नहीं है, मतलब केवल y वाले टर्म लेंगे, जबकि इसमें x और y दोनों को ही लेंगे बट y को कांस्टेंट मानेंगे। ये छोटी सी चीज़ है, इसको जरूर ध्यान रखें आप लोग। यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है समझ आया होगा सभी को। क्या क्या बताया? सबसे पहले dx के आगे जो लिखा है इसका y के रिस्पेक्ट में करना पार्शियल डिफरेंशियल, और dy के साथ जो लिखा है इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना। पार्शियल डिफरेंशियल की कंडीशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट मानेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट मानेंगे। जब ये दोनों बराबर आ जाएं तो कह देना ये है एक यथातथ अवकलन समीकरण है। और इसको सॉल्व करने का रूल क्या है? इंटीग्रल करेंगे हम दोनों का, लेकिन ध्यान ये रखना है यहाँ पर m में हम y को कांस्टेंट मानकर इंटीग्रल करेंगे और n में केवल हम y वाले पद को लेंगे, जिनमें x होगा उनको छोड़ देंगे, x वाले पद लेंगे ही नहीं, तब करेंगे समाकलन y के सापेक्ष। बराबर में c कांस्टेंट आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इसके 3 क्वेश्चन है, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके हम पार्ट 1 में 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर का ये 19वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये समीकरण दिया है, ये वाला यहाँ तक है, इसको आपको हल करना है। ठीक है, मेथड का नाम आपको नहीं लिखा है। तो सबसे पहली चीज़ हम चेक करेंगे इसको कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आप एक लाइन यहाँ लिखिएगा, क्या यह है m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दिस इज या लिख दीजिएगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म लिख लेंगे ना। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म का है ये। तो अब यहाँ पर आपको रूल बताया था, क्या करते हैं हम, डी एक्स के आगे जो लिखा होता है इसका पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं बाई के रिस्पेक्ट में, बताया था ना, इसमें आपको समझाया था सभी को। तो यहाँ पर m के प्लेस पे क्या है, dx के आगे ये टोटल लिखा है, इसका कीजिए बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। नोट कर लीजिए क्या लिखा है, ये sec x इंटू टेन एक्स इंटू टेन वाई माइनस में e की पावर x। ठीक, इसका पार्शियल डिफरेंशियल करना है किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में। सॉल्व कर देते हैं, सामने ही सॉल्व कर ले रहा है। आगे क्या आएगा देखिए, sec x इंटू टेन एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज हम बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहता है, आपको बताया था। तो ये पूरा सेम लिख दीजिए, कांस्टेंट है sec x इंटू टेन एक्स। ठीक, टेन वाई का हो जाएगा sec स्क्वायर वाई, डिफरेंशियल होता है ना, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का, sec स्क्वायर वाई माइनस यहाँ e की पावर x है, कांस्टेंट होगा ये, बिकॉज हम बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, पूरा बाई है ही नहीं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0। जिसके साथ बाई है उस कांस्टेंट को सेम लिख देते हैं, केवल वाई वाले पद का करते हैं, और जिसके साथ बाई नहीं है उसको 0 कर देंगे। ये हमारा एक हो चुका सॉल्व। ठीक है, दूसरा हम n वाले का करेंगे, किसका, डेल n अपॉन डेल x, यानी n वाले का x के रिस्पेक्ट में n, डी वाई के आगे जो लिखा है ये वाला है, इसका कीजिए क्या लिखा है, ये sec x प्लस sec स्क्वायर वाई अपॉन में डेल x, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, y यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो कीजिए sec x का क्या आएगा, sec x का हो जाएगा, ये इंटू में, सॉरी प्लस नहीं है बीच में, सॉरी इंटू में है ये। ठीक है, यहाँ इंटू में था। ठीक है, sec x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो sec स्क्वायर वाई तो कांस्टेंट है, केवल sec x का करेंगे तो sec x इंटू टेन एक्स फॉर्मूला होता है ये, और यहाँ sec स्क्वायर बाई सेम लिखा रहेगा, sec स्क्वायर बाई। समझ आ रहा है, कांस्टेंट था इसलिए। क्या यह दोनों सेम है, बिल्कुल सेम आ रहा है, चेक कर लीजिए आप, सेम है। तो यहाँ लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, चूंकि डेल m अपॉन डेल वाई बराबर डेल n अपॉन डेल x इक्वल है ना ये दोनों, इसलिए दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यह एक यथातथ अवकलन समीकरण है। इतना पता चलने के बाद आगे फिर आप सबको बताया गया है कि हम क्या करते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व कर रहे हैं अब इसको आगे हम। ठीक, हमने चेक तो कर लिया, सॉल्व करने का रूल क्या बताया था, इंटीग्रल करते हैं। यहाँ
m इंटू डी एक्स है ना ये वाला, तो इसका इंटीग्रल करेंगे बाई को कांस्टेंट मानकर। तो इसका कीजिए, लिख लीजिए पहले इसको, क्या है ये, सेक एक्स इंटू 10x इंटू 10 बाई माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स, नीचे लिख देना इसी के जस्ट नीचे बाई कांस्टेंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देगा नीचे, यहाँ बाई कांस्टेंट लिख दीजिएगा, ठीक। इतना लिख के प्लस में, फिर आपको क्या बताया था, प्लस में इंटीग्रल करते हैं इधर dy वाले में, उस पद को छोड़ देते हैं जिसमें x हो, केवल बाई वाले पद को लेते हैं, इसमें x है, यस, इस पद में x आ रहा है तो ये पूरा ही छोड़ देंगे, यहाँ लेंगे ही नहीं, इसको जीरो कर देंगे सीधे सीधे, समझ पा रहे हैं, जीरो कर देंगे। सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर बाई लिखा है यहाँ, तो हम लेते हैं बाई वाला टर्म, लेकिन अगर बीच में प्लस होता तब तो सेक स्क्वायर बाई हम ले लेते हैं। ये पूरा पद एक ही है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है, डेट मीन्स इसमें x आ रहा है, तो x वाला पूरा पद छोड़ दीजिए, यहाँ पर केवल बाई वाला पद लेते हैं, तो यहाँ जीरो आएगा, ब्रैकेट में आप लिख देना क्या, x वाले पद को छोड़ देते हैं, x वाले पद छोड़कर x वाले पद जब छोड़ेंगे तो छूट गया x वाला पद, बाई के रिस्पेक्ट में करना है, थोड़ा इधर लिख लें शायद दिख ना रहो, नीचे लिख देते हैं ना, इधर जगह काफ़ी कम है। इसका तो हमने लिख दिया, यहाँ पर dx करेंगे, प्लस लगा के यहाँ लिख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक। ये तो हो गया कौन सा वाला, इधर का इंटीग्रल। इसका जब करेंगे तो इसमें जीरो लिखेंगे, dy जीरो क्यों लिखेंगे हम, जीरो बराबर में कांस्टेंट आता है, इधर कांस्टेंट कोई भी लिख दो, सी लिख दो, c1 कुछ भी लिख दो, सी लिख दिया सपोज मैंने, ठीक है। यहाँ पर हमने जीरो क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पर x वाले पद को छोड़ते हैं, केवल y वाला पद लेते हैं, लेकिन x वाला पद छोड़ें तो ये पूरा ही छूट जाएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में होता तो केवल इसे छोड़ते ऐसे ले लेते, मल्टीप्लाई में इसलिए पूरा छूट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, अब ये जीरो आ गया केवल dy। यहाँ लिख सकते हैं आप x वाले पद को छोड़कर, इतना क्लियर हुआ। चलिए सॉल्व कीजिए, और यहाँ पर आपने लिख ही दिया था, अलग कहीं लिखिएगा प्लीज़, सही से समझ लीजिएगा, अलग से लिखा हमने, ये क्या मानते हैं इसमें, बाई कांस्टेंट मानकर, ऐसा लिखना ना भूलें, बिल्कुल भी लिख दें जरूर, ताकि एग्जामिनर को पता रहे क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक ही लाइन में आएगा, एक सीध में, ठीक, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नीचे किया है मैंने, इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने बाई को कांस्टेंट माना तो 10y तो सेम टू सेम लिखा रहेगा 10y, ठीक। अब सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल सेक एक्स होगा, बिकॉज सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू 10x होता है, माइनस ई की पावर x का क्या होगा, ई की पावर x होगा, समझ पा रहे हैं, क्लियर है सभी को। इसके बाद देखिए आगे, जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो का कांस्टेंट होगा c, एक c इधर लिखा है, एक c है, तो इसको मैं c1 कह दे रहा हूँ, इसको कुछ और कांस्टेंट c मान लिया आपने, ठीक है। ये चीज़ बताइए, इतना सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो आगे एक लाइन और कर लो, इस c को इधर ले जाएंगे, c1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10y इंटू सेक एक्स माइनस ई की पावर x बराबर c माइनस c1 को एक नया कांस्टेंट k कह दिया मैंने, ठीक है। ये आप आंसर लिख दीजिए यहाँ पर, ये आ गया इसका आंसर। बोलिए इतना सभी को समझ आ रहा है, सिंपल है, कर लेंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, आसान था, उम्मीद है समझ गए होंगे। अभी 2 क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक के, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी अवकलन समीकरण दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप क्या लिखेंगे, ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 के रूप का अवकलन समीकरण है, के रूप का अवकलन समीकरण है। इंग्लिश में लिख देंगे आप, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म का है। सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे, कैसे सॉल्व करते हैं, एम का करते हैं बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, बाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका बाई के रिस्पेक्ट में जो डी एक्स के साथ लिखा होता है इसका बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल मतलब बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स को कांस्टेंट कीजिए, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, प्लस यहाँ कांस्टेंट अगर बाई के साथ लिखा है तो सेम आ जाएगा, 3x तो सेम रहेगा, बाई स्क्वायर का 2y आएगा, तो ये 6xy हो गया,
6x/, डेट मीन्स 6x/ आ गई इसकी वैल्यू। इतना बोलिए, समझ आ रहा है। इसके बाद आगे हम n का करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। n का x के रिस्पेक्ट में जो dy के साथ लिखा है ये n होता है 3x² और प्लस में y³ अपॉन में डेल x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब है y कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ 3y कांस्टेंट हो गया, x² का 2x आएगा तो 6x/, हो गया। y कांस्टेंट है इसका 0, डेट मीन्स 6x/, आ गया हमारा। ये दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, यानी चूंकि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल्टा n अपॉन डेल्टा x बराबर हैं दोनों, इसीलिए यह है एक एग्जैक्ट यानी यथातथ अवकलन समीकरण है। दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यह एक यथातथ अवकलन समीकरण है। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का रूल हम सबको आता है, इंटीग्रल करते हैं हम। किसका इंटीग्रल करेंगे हम, जो dx के आगे लिखा है इसका, x³ प्लस 3x/² dx। यहाँ आपको नीचे एक चीज लिखनी है क्या, इसमें y कांस्टेंट मानते हैं, y कांस्टेंट मानकर, ठीक है। एंड प्लस में दूसरे वाले में केवल हम y वाला पद लेंगे, x वाले को छोड़ देंगे। इसमें x वाला पद ये है, इसको पूरे को छोड़ दीजिए, ओनली y वाला पद लीजिए, अकेला y वाला जिसमें x लिखा ही ना हो, y³ है dy। यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में हम क्या, केवल y वाला टर्म लेते हैं, y वाला टर्म मतलब पद, ठीक है, लेते हैं। समझ आ गया। बराबर में कांस्टेंट आता है, 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मतलब c लिख दीजिए, c, ठीक है। इसको सॉल्व करिए यहाँ से आगे, तो क्या आएगा देखिए, सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये x³ का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो जाएगा x⁴/4 प्लस यहाँ y कांस्टेंट है ना, तो 3y² तो सेम रहेगा, 3y² तो कांस्टेंट हो गया, x का इंटीग्रल x²/2 आएगा, ठीक है, प्लस y³ का हो जाएगा y⁴/4 बराबर कांस्टेंट c। इसके बाद एलसीएम लेंगे, 4 आएगा एलसीएम, 4 से काटेंगे, एक बार कटेगा x⁴ प्लस ये 2 बार कट गया, 3 दूनी 6, x² y² प्लस 4 से एक बार कटेगा y⁴ बराबर c। 4 को इधर ले जाओ, x⁴ प्लस 6 x² y² प्लस y⁴ बराबर 4c। इसको नया कांस्टेंट कह सकते हैं, k कह दो या c1 कुछ भी कह सकते हो। x⁴ प्लस 6 x² y² प्लस y⁴ बराबर c1 कह दीजिए, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये आप यहाँ भी छोड़ सकते थे। क्लियर है, सभी को समझ आया। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 21 को। इसमें लिखा है अवकलन समीकरण, इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देना थोड़ा सा, हमने जो अभी देखा है m dx प्लस n dy, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो लेकिन यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, तो इसको बीच में प्लस बना लीजिए आप अपने से, अगर नहीं दे रखा है तो बना लेंगे आप। x - 2 sin y प्लस 3 dx, ठीक है, dx यहाँ प्लस कर दीजिए और इस माइनस का अंदर कर दो मल्टीप्लाई। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा और माइनस प्लस का 4 sin y आएगा, एंड माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, कितना 3 बाहर है cos y इंटू dy बराबर 0, ठीक है, ये बन गया। अब लिख सकते हैं आप इसको m dx प्लस n dy बराबर 0 के रूप का अवकलन समीकरण है। इसके रूप का अवकलन समीकरण है ये, तो यहाँ लिख देंगे क्या, m का तो हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, m मतलब dx के साथ जो लिखा है x - 2 sin y प्लस में 3 अपॉन में डेल y कीजिए इसको सॉल्व। y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो गया 0, -2 कांस्टेंट है, sin y का cos y होता है डिफरेंशियल, प्लस 3 का 0, डेट मीन्स माइनस का 2 cos y आ गया, ठीक है। ऐसे इसका कीजिए,
डी वाई वाले का, यानी एन का करते हैं हम किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए इसका, डी वाई के आगे क्या लिखा है, ये पूरा फंक्शन लिखा है माइनस का 2x प्लस का 4 साइन वाई प्लस का 3 और इंटू में कॉस वाई इंटू डी वाई, सॉरी यहीं तक है सिर्फ, और अपॉन में क्या है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल्टा x लिखिएगा। इतना समझ पा रहे हैं? इसको सॉल्व कीजिए। देखिए x के रिस्पेक्ट में cos बाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, अब cos बाई मल्टीप्लाई में है यहाँ x के साथ, चाहे तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आसान लगेगा, कर देते मल्टीप्लाई। तो माइनस का 2 हो गया और cos बाई का अंदर गुणा करेंगे तो 2x पहले से लिखा था ना, 2x इंटू कॉस बाई हो गया। फिर cos बाई का साइन वाई में कीजिए 4 साइन वाई इंटू कॉस बाई हो गया, प्लस में 3 में कीजिए 3 कॉस बाई हो गया। डिफरेंशियल हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के। अब x के रिस्पेक्ट में हम सभी जानते हैं बाई कांस्टेंट होता है, बाई कांस्टेंट होता है तो 2 कॉस बाई कांस्टेंट हो गया, माइनस का 2 कॉस बाई कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो गया, प्लस यहाँ पर तो x है ही नहीं, पूरा ही कांस्टेंट है, ये भी पूरा कांस्टेंट है, पीछे दोनों का 0 हो जाएगा, इसका भी इसका भी। जिसमें x ना हो कांस्टेंट हो तो उसका 0 कर देते हैं। तो इसका क्या आ गया, ये भी आ गया माइनस का 2 कॉस बाई, ये वैल्यू दोनों सेम आ रहा है, लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि डेल m अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए यह है दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए यह एक यथातथ अवकलन समीकरण है। और इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व इंटीग्रल करेंगे हम किसका, पहले इसका करेंगे जो dx के आगे है क्या है, x माइनस 2 साइन वाई प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसमें बाई कांस्टेंट मानते हैं, बाई कांस्टेंट मानकर, ठीक है, एंड बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, इंटीग्रल करेंगे। अब इसमें क्या लेंगे, केवल हम कौन सा पद लेंगे, ओनली हम लेते हैं बाई वाला टर्म, जिसमें x हो उसे छोड़ देते हैं, तो बाई वाला टर्म लीजिए, आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई कीजिए कॉस बाई से। देखिए ये वाला x वाला टर्म है, यहाँ से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये x वाला टर्म है, इस x वाले टर्म को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, x वाले टर्म को छोड़ दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, कॉस बाई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या बचेगा 4 साइन वाई इंटू कॉस बाई प्लस 3 में करेंगे तो 3 कॉस बाई इंटू डी वाई। समझ पा रहे हैं, यहाँ लिख देना नहीं चाहिए x वाले टर्म को छोड़कर, या केवल y वाले पद लेने पर, केवल y वाले पद लेकर या लेने पर कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बराबर में कांस्टेंट c आता है। अब सिर्फ ये इंटीग्रल सॉल्व करने को बचा है, तो मैं ऊपर से बोर्ड को, यहाँ पर जगह नहीं है ना, रफ कर रहा हूँ, आप प्लीज़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इधर साइड में मिटा करके सॉल्व कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर तो c कांस्टेंट था, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए क्या आएगा, इसका क्या हो जाएगा, x का बाई को कांस्टेंट मानना है, x के रिस्पेक्ट में x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ 2 साइन वाई पूरा कांस्टेंट है, 2 साइन वाई ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है ये, और 1 बचेगा, 1 का हो जाएगा x, ठीक, प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 का हो जाएगा 3x, समझ आ रहा है, प्लस इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 ऐसे कर सकते हैं, मैं इसको कितना, प्लस के बाद नीचे कर रहा हूँ मैं, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रल में कर सकते हैं इसको, 2 इंटू में 2 साइन वाई इंटू कॉस बाई, ऐसा करने से ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 बाई का, ठीक है। प्लस में इधर कितना है 3 कॉस बाई, बाहर डी वाई बराबर कांस्टेंट c, ठीक है, समझ लेंगे ना। आगे देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x साइन वाई प्लस 3x, प्लस में इसको कीजिए, इंटीग्रल हो जाएगा कितना, ये डायरेक्ट करने का कष्ट करते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, ये बन गया आपका साइन 2 बाई, ये क्या बन गया, ये साइन 2 बाई बन जाएगा ना, और साइन 2 बाई का इंटीग्रल माइनस कॉस 2 बाई होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 बाई, कॉस 2 बाई हो गया, और बाई के आगे जो गुणांक होता है उससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे,
यहाँ तक समझ पा रहे हैं? ये 2 तो सेम लिखा रहा, ये साइन 2 हो गया, साइन 2 का इंटीग्रल माइनस कॉस 2 हो गया, प्लस में इसका कीजिए 3 और कॉस बाई का इंटीग्रल प्लस रहेगा साइन वाई बराबर सी। ये समझ आ रहा है? एक लाइन और लिख लेते हैं, आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x² माइनस में देखिए ये 2x साइन वाई है और ये 3 साइन वाई है, इसमें से साइन वाई में अगर कॉमन लूँगा तो 3 - 2x बचेगा और साइन वाई एक साथ लिख दीजिए। ये साइन वाई और ये साइन वाई वाला टर्म लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से साइन वाई बाहर ले लिए दोनों में से, 3 बचा प्लस वाला, माइनस का बचा 2x वाला, यहाँ पे प्लस लिख देना आगे। समझ पा रहा क्या किया मैंने? इन दोनों में से साइन वाई को बाहर लिखा, ये 3 लिखा रहा, ये 2x माइनस वाला आगे लिख दिया। ठीक, प्लस और क्या बचा ये लिख गया आपका साइन वाई वाला आ गया, 3x बचा 3x और ये बचा माइनस का cos 2y बराबर c। ये हो गया इसका आंसर। और कुछ मत करना ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ, बस इतना ही छोड़ देना। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखें क्या आ रहा है आंसर, x² माइनस 2x साइन वाई ने यहीं दे रखा है, यही आंसर दे रखा सीधे सीधे, माइनस 2x साइन वाई प्लस 3x माइनस कॉस 2y। ठीक है, और प्लस में 3 साइन वाई, यहीं तक दे रखा है, ये भी नहीं किया, कोई बात नहीं, आप कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते थे। आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? ये 2003 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अब उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे इसको, ये 2-3 बार पूछा है भाई, 2003 में भी आया था, 1994 में भी आया था। तो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। ठीक है, चलिए समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हटा दें इसको रफ करते हैं। चलिए समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकलन समीकरण। तो क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे पहचानेंगे किसी भी क्वेश्चन को कि यह क्वेश्चन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये वाला। सबसे पहली चीज़ देखो क्वेश्चन आपको किस तरह से लिखा आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा हो इस तरह से dy/dx लिखा हो, प्लस यहाँ पर y लिखा हो और y के साथ कोई एक फंक्शन लिखा होगा x का फंक्शन, जिसको मैंने p कह दिया, बराबर में इधर भी केवल x का फंक्शन लिखा होगा जिसे मैंने q कह दिया। इस रूप में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लिखा दिखाई दे, इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आपको लिखा दिखाई देता है जिसमें क्या होगा dy/dx होगा, y के साथ x का एक फंक्शन होगा और इधर भी x का फंक्शन होगा, मतलब p q यहाँ पर x के फंक्शन है। क्या है यहाँ p एंड q इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x, यानी ये x के फंक्शन है, x के फलन है ये। ठीक है, x के फंक्शन है ये, यानी p और q की जगह पर x के टर्म्स में वैल्यू लिखी होगी, x के पदों में वैल्यू लिखी आपको दिखाई देगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे जिसमें dy/dx हो, y अकेला हो और इसके साथ में इधर x का फंक्शन हो और बराबर के साइड भी x का फंक्शन हो, तो वह क्वेश्चन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें एक चीज़ निकालनी होती है जिसे हम कहते हैं IF। हमें पहले IF निकालना होता है। क्या निकालना होता है? IF। ठीक है, बताएंगे इसका पूरा नाम क्या है। IF को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, मैं नीचे लिख दूंगा लास्ट में। IF की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं e की पावर में, लिखते हैं इंटीग्रल का साइन। क्या? e की पावर इंटीग्रल का साइन, और इंटीग्रल e की पावर में इंटीग्रल किसका करते हैं हम? तो यहाँ पर y के आगे जो लिखा होता है p, इस p का करते हैं इंटीग्रल p इंटू dx। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर हम? dx। इतना बताइए, समझ आ रहा है सभी को ये कैसे निकालते हैं हम IF की वैल्यू? IF का फॉर्मूला आपको इसमें याद करना पड़ेगा। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू e की घात इंटीग्रल ऑफ p इंटू dx होती है, IF की वैल्यू। उम्मीद है ये सभी लोग कर लेंगे, IF निकाल लेंगे यहाँ से। IF निकल जाने के बाद फिर आपको इसका सॉल्यूशन करना होता है। क्या करना होता है? इसका सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन यानी सॉल्व कैसे करते हैं? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाई लिखेंगे, बाई। ठीक है, बाई में मल्टीप्लाई करेंगे IF से, बाई में जो IF की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और इक्वल के इस साइड क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड ऊपर क्या लिखा है? Q लिखा है, तो इधर Q में मल्टीप्लाई करेंगे IF से। Q में क्या करेंगे? IF से मल्टीप्लाई कर देंगे IF से।
इधर तो बाई में मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ से, इधर बराबर के सेट क्यू है तो क्यू में आई एफ से मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रल कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स, प्लस में कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। समझ पा रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आई एफ का पूरा नाम लिख देता हूँ इस साइड। आई एफ यहाँ पर होता है हमारा आई एफ बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर FACTOR फैक्टर, इंग्लिश में हिंदी में कह सकते हैं आप समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। ठीक है, इतना बताइए सभी को समझ आ रहा है ये चीज़ सभी को क्लियर है, समझ के कर लेंगे इसे सब। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कोई मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इस फॉर्मेट का ही क्वेश्चन होगा, सेम इसी फॉर्म में लिखा दिखाई देगा आपको। पहले आई एफ निकालना इस फॉर्मूले से, फिर आई एफ की वैल्यू सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले में रख देंगे, आई एफ की जगह पे आंसर ला देंगे। बहुत आसान है और क्वेश्चन आता भी है इसका एग्जाम में। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें प्लीज करके आप लोग। चलिए हटाते हैं इसको। अब यहाँ आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक कर चुके, 22 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, 22 क्वेश्चन है हमारा। dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई सेक एक्स बराबर 10x। क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई इंटू सेक एक्स बराबर 10x। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया था वही दिया है। डी वाई अपॉन डी एक्स दिया, बाई है, बाई के साथ में एक्स का एक फंक्शन है और बराबर के इस साइड भी एक्स का एक सिंगल फंक्शन है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, इसको पी कह देते हैं ना एक्स के फंक्शन को, इंटू में बाई के साथ वाला पी मानते हैं, बराबर के इस साइड वाला क्यू, के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, के रूप का कह दीजिए आप, या फिर की फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस फॉर्म का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। समझ आ गया सभी को। अब इस फॉर्म का तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, जो पी की वैल्यू है, जो बाई के साथ लिखा होता है पी की वैल्यू होती है, पी की वैल्यू सेक एक्स है, एंड क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एंड क्यू की जो वैल्यू है वो 10x है। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप आई एफ निकालेंगे। आई एफ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर, आई एफ का फॉर्मूला क्या बताया था, ई की पावर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ लिखिएगा पी इंटू डी एक्स, यही बताया था। सॉल्व कीजिए, ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी की वैल्यू क्या है, सेक एक्स है, सेक एक्स इंटू में डी एक्स। अब सेक एक्स के समाकलन का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। इंटीग्रल जिन्हें आता है वे कर सकते हैं आराम से। सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग में आता है, सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है। समझ आ रहा है, ये आपने इसका इंटीग्रल कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला भी होता है हालांकि, ई की पावर लॉग एक्स अगर हो, ई की पावर लॉग एक्स, यहाँ बेस ई रहता है लॉग में, यहाँ भी बेस ई है, तो इसकी जो वैल्यू होती है एक्स होती है। ई की पावर में लॉग एक्स की जो वैल्यू होती है क्या होती है, एक्स होती है। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लें प्लीज करके ना, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। कर लेंगे याद, तो यहाँ से ई की पावर लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ई फॉर यहाँ पर एंटी लॉग का काम करता है, ठीक है। कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सेक एक्स प्लस 10x, एक्सपोनेंशियल होता है ना ई, तो ये लॉग और ई आपस में कैंसिल आउट, केवल इतना बचता है। तो ये आ गया हमारा आई एफ की वैल्यू। उम्मीद है आई एफ सभी को समझ आया होगा। आई एफ करने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन आप सबको बता रखा है कैसे करते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला बाई में मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ से, बराबर के इस साइड क्यू रहता है हमारा, तो क्यू में मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ से, और क्यू में आई एफ से मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रल कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस सी ऐड करते हैं। यहाँ सब जगह वैल्यू पुट कीजिए आई एफ की। आई एफ की वैल्यू हमने निकाली है, सेक एक्स प्लस 10x आया है, ठीक है। इस साइड में क्यू की वैल्यू क्या है, 10x है, तो यहाँ लिखा आपने 10x लिख दिया, और आई एफ की वैल्यू क्या थी, सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस में सी। इधर तो सेम लिखा रहने दीजिए, इधर तो कुछ नहीं करना आपको, बस इंटीग्रल और सॉल्व कर लेना, समझो आंसर हो गया। 10x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू 10x,
प्लस 10x का 10x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में c। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। इधर y sec x प्लस 10x बराबर sec x इंटू 10x का इंटीग्रल sec x होता है, बिकॉज sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू 10x होता है। 10 स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्लस c। आगे क्या हो गया y sec x प्लस 10x बराबर sec x प्लस, ये टिक्नोमेट्री से आया है, ठीक है। तो यहाँ sec स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रल 10x होता है, बिकॉज 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन हो गया आपका 10x माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस में c हो गया। इतना बताइए, क्लियर है सभी को ये? तो यही इसका आंसर है, आगे और करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ तक छोड़ दीजिए। आपका मन है तो आप इसको इस साइड भी ले जा सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दो, काफ़ी है, ये इसका आंसर है। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या दे रखा है इसका। यस, बिल्कुल राइट आंसर है, यही दे रखा है, ठीक है, यहीं तक कर रखा है बुक में भी, ये आंसर आ चुका है इसका। समझ आया? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपको। पहले तो इसके फॉर्मेट का देखना है, इसकी फॉर्म में क्वेश्चन है नहीं है। पी की वैल्यू बाई वाई तो ये एक जैसे थे, पी की वैल्यू sec x, क्यू की वैल्यू 10x, पी क्यू की वैल्यू देख ली, आई एफ का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल दी। आई एफ के फॉर्मूले का सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा आपने, ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला, इसमें आई एफ की वैल्यू पुट की सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। आसान है, कर लेंगे ना सभी। इसको रफ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हटा दें इसको, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। आपको इसको हल करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखने से ही पता चल रहा है, देख लो आप। dy अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ बताया था बाई अकेला लिखा होगा, बाई के साथ कोई फंक्शन होगा, जो कि मैं 1 अपॉन एक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। कर सकते हैं इसको इस तरह से, 1 अपॉन एक्स, जो y अपॉन एक्स है मैंने 1 अपॉन एक्स इंटू वाई कर दिया, कर सकते हैं बिल्कुल। अब इक्वल की इस साइड देखो, सही से लिख देते हैं ना, साफ 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 साफ, बराबर इधर क्या है x की पावर 3 माइनस 3, ठीक है। यहाँ भी x का फंक्शन, यहाँ भी x का फंक्शन, हम लिख सकते हैं इसको क्या, यह है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का, क्यू के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेट मीन्स p की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है साफ साफ, क्या है 1 अपॉन एक्स है p की वैल्यू, एंड q की वैल्यू क्या है x की पावर 3 माइनस 3 है। समझ पा रहे हैं? p एंड q की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई। अब इसके बाद पहले आई एफ निकाल लो, बिल्कुल इजी, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा। e की पावर में इंटीग्रल p इंटू डी एक्स, बहुत बढ़िया, ठीक। यहाँ वैल्यू पुट करिए, तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स आई थी, तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है, तो e की पावर log x, ठीक है। अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था, e की पावर log x की वैल्यू केवल x होती है, तो आई एफ की वैल्यू x आ गई, आ गई। आगे देखिए, अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया था, बाई में करते हैं आई एफ से मल्टीप्लाई, बराबर क्यू में करते हैं, क्यू में आई एफ से मल्टीप्लाई, क्यू में आई एफ से मल्टीप्लाई, इंटीग्रल कर देते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में, प्लस c बाई आई एफ की वैल्यू हमने निकाली है, x आई है, x रख दी, बराबर इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है, x की पावर 3 माइनस 3 है, इंटू में आई एफ की वैल्यू अभी निकाली थी x आई है, प्लस इंटू डी एक्स प्लस में c। सॉल्व कीजिए, इसको x बाई लिख सकते हैं हम, बराबर x का अंदर मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4 माइनस में 3x हो गया, dx प्लस c। सॉल्व कीजिए, x बाई बराबर x की पावर 4 का इंटीग्रल x की पावर 5 अपॉन 5 हो गया, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, प्लस में c ऐड कर दीजिए, ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ आया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग शायद कर सकते थे इसको आराम से, कोई किसी को कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे करने में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हटा दें इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अवकलन समीकरण दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
वही क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं लीनियर का ही, बशर्ते हैं बाई को भी इस साइड ले आया है ये। तो अब क्या करेंगे, आप इसको इस साइड ले जाओ जहाँ हमें चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dx, ये बाई वाला टर्म इधर लाएंगे आप तो प्लस में आ जाएगा इस साइड। 2 tan x बाई लिख सकते हैं हम इसको, 2 tan x को आप एक साथ लिख दो, ठीक है, और इंटू लगा के बीच में बाई पीछे लिख दो, बराबर में इधर क्या है साइन x। जो 2/tan x लिखा मैंने, 2 tan x एक साथ लिखा, पीछे बाई, जिससे हमें ये पता चल जाए बाई के साथ में p फंक्शन होता है, बराबर में q होता है, दोनों ही x के फंक्शन होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने से सिंपल ले रहा हूँ, यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद इसको P बोल दीजिए, पी वाई इक्वल टू क्यू, के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकलन समीकरण है इसके रूप का। तो यहाँ पर P आपको देखने से पता चल रहा है, P कितना है, 2 tan x है, एंड Q कितना है, Q sin x है। तो हमें P और Q पता चल गया। P और Q पता चलने के बाद IF निकाल देंगे, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल ऑफ P इंटू dx, ठीक है। P की वैल्यू रखिए, इंटीग्रल ऑफ P की वैल्यू 2 tan x है, 2 tan x इंटू dx, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर में 2 बाहर आ गया। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x होता है। ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, log sec x, ठीक है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको देगा ना, वो यहाँ पर इंटीग्रल में ऐसे ही आएंगे जिनमें log जरूर आएगा, जिससे कि e की पावर log x होता है ना, उस तरह से। अब आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, log में अगर m की पावर n हो तो n को आगे ले लेते हैं, log m, यानी ये जो होता है पावर यहाँ लगी होती है इसको आगे ले जाते हैं, या फिर यहाँ जो पावर लगी है, यहाँ जो लिखा है इसको पावर में ले आते हैं आगे। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, ऐसे हम काम ना करते हैं, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा कहाँ पर आपका, यहाँ आ जाएगा इस पे स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा, e की पावर में log sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ अगर log के साथ में कोई टर्म है उस पर स्क्वायर हो या कोई पावर हो, उसको आगे ले आते हैं, और आगे हो तो पावर में ले आते हैं। ये रूल होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। रूल क्या है, फॉर्मूला होता है, ये दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला यूज हो रहा है मैं आपको साथ में नोट कर दे रहा हूँ, अगर आपको log की प्रॉपर्टी ना पता हो तो अभी आपको क्या बताया था, e और log हट जाएंगे, क्या बचा केवल sec स्क्वायर x। तो IF की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x। बोलिए क्लियर है ये सभी को। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, याद है ना, याद है, बाई IF बराबर इंटीग्रल ऑफ यहाँ QIF dx। अब तो याद हो गया, रट गया होगा अब तो ना, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक का। y IF की वैल्यू sec स्क्वायर x, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रल Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू sin x इंटू में IF की वैल्यू क्या थी, sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस c। तो y sec स्क्वायर x बराबर, इसको भी साइन कॉस के टर्म में लिख देंगे, तो sec स्क्वायर 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x dx प्लस c। कुछ कटा नहीं कटा, कोई बात नहीं कटा, बट यहाँ से कुछ बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा। कॉस को हम 2 बार लिख सकते हैं, कॉस इंटू कॉस, तो कॉस इंटू कॉस का मतलब एक कॉस तो साइन अपॉन कॉस tan हो गया, और दूसरा कॉस जो बचेगा 1/cos sec हो जाएगा। तो tan x इंटू सेक एक्स कह दो, या sec x इंटू tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रल sec x होता है, sec x होता है, प्लस में c बाहर लिखा हुआ पीछे, और इक्वल में कुछ नहीं, आंसर सीधे, ठीक है। बाई sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec x प्लस c, ये क्या हो गया इसका आंसर। सभी को समझ आया, ये क्लियर हुआ सभी को भाई, ठीक है। यही आंसर है और एकदम करेक्ट आंसर है। चलो हटा दें इसको। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अवकलन समीकरण दे रखा है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। देखिए यहाँ क्या कर रखा है इन्होंने, cos स्क्वायर एक्स dy/dx के साथ लिख रखा है, जबकि हमने क्या देखा था, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स नहीं होना चाहिए था, dy/dx अकेला होता है ना, dy/dx प्लस py बराबर q होता है।
तो अकेला होता तो इससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो लिख देना यहाँ पर डिवाइड वाई कॉस स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में करना पड़ेगा ये आपको, ये मैथ का नियम होता है। यहाँ करेंगे तो कट जाएगा इससे, मैं लिख के दिखा दूं पहले एक बारी। कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स से, यहाँ साथ में dy अपॉन डी एक्स है इसके, प्लस बाई में करेंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, बराबर 10x में करेंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। ठीक है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, कैंसिल हो गए, क्या बच गया, ये dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, ऊपर ले जाओ सेक स्क्वायर हो गया, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर 10 है और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो ये भी सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना हम, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। समझ पा रहे हैं, ये हो गया इतना, यहाँ तक बोलिए क्लियर है सभी को ये। अब ये किस रूप में आ गया, ये है dy अपॉन डी एक्स प्लस ये p हो गया इंटू वाई बराबर ये q हो गया। दोनों x के फंक्शन है, बीच में क्या है y है, इधर भी y है। ठीक है, तो ये इसके रूप का के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब इसके रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है डेट मीन्स हम क्या कर देंगे, p की जगह पे कितना है, p की वैल्यू मिल गई हमें सेक स्क्वायर एक्स, p की वैल्यू मिल गई सेक स्क्वायर एक्स एंड q की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। समझ आ रहा है यहाँ तक। IF निकाल दीजिए, IF बराबर e की पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स, इंटीग्रल कीजिए p का, p क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x आएगा, कितना आएगा 10x, तो e की पावर 10x, ये IF की वैल्यू आ गई इस बार e की पावर 10x, इस बार IF की वैल्यू लॉग में नहीं आई है तो इसी में छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं सभी, यहाँ तक देखिए सभी को क्लियर है, समझ आ गया इतना, बोलिए सभी को इतना समझ आया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर्मूला याद है ना, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में प्लस में c। सॉल्व करेंगे यहाँ y आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर 10x लिख दीजिए, q की वैल्यू q क्या है, q ये रहा q सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और इंटू में आई एफ की वैल्यू e की पावर 10x इंटू डी एक्स प्लस सी। बाकी तो सब ठीक है, बस इसका इंटीग्रल आपको करना है, और इसका इंटीग्रल आपको करना पड़ेगा किससे, ट्रांसफॉर्मेशन से ना, यानी कि मान करके प्रतिस्थापन से। मान लीजिए यहाँ पर ये 10x है ना, 10x को t मान लीजिए, माना समाकलन आता है ना सबको 10x बराबर t, जब मानते हैं तो जस्ट बाद डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से dx निकालो, dx क्या आ गया आपका, ये dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, तो dx की वैल्यू और 10x की वैल्यू दोनों को क्वेश्चन में पुट कर दो, तो y बराबर e की पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखा आपने, 10x को t माना है t लिख दिया, e की पावर 10x को t माना है t लिख दिया, और dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स प्लस में c है सेक स्क्वायर एक्स कट गया, और ये बराबर नहीं है तो इंटू है ना, ये इंटू है ये वाला, तो ये क्या आ गया y इंटू ई की पावर 10x इंटीग्रल ऑफ, यहाँ बचा t इंटू ई की पावर t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी प्लस में c। अब इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के सॉल्व करना है, और फर्स्ट इंटू सेकेंड का आपको फॉर्मूला सबको याद होगा, बाई पार्ट्स वाला। इसको हटाएं, उस साइड वाला रफ कर रहा हूँ मैं, इस साइड वाला, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। और इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बड़ा मिला है, बाकी तो छोटे थे सभी क्वेश्चन इस टॉपिक के।
और बड़ा होने का रीज़न भी ये था कि यहाँ लॉग नहीं आया इंटीग्रल में, इसलिए इंटीग्रल बड़ा हो गया। चलिए लिखें तो क्या है, यहाँ पर बाई है, e की पावर 10x है बराबर इंटीग्रल, पहले नोट कर लेते हैं, t इंटू ई की पावर t dt प्लस सी। फर्स्ट सेकंड मानने का नियम आपको पता है, आइलेट के अनुसार मानते हैं। e फॉर एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है, इसको दूसरा मानेंगे, इसको दूसरा, इसको पहला मानेंगे, ठीक है, इसको पहला इसको दूसरा, एलजेब्रा को पहला मानेंगे, e वाले को बाद में मानते दूसरा, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको, फॉर्मूला याद है ना, e की पावर 10x बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर t का इंटीग्रल सेम रहेगा e की पावर t, माइनस इंटीग्रल करते हैं ब्रैकेट में, फर्स्ट का डिफरेंशियल t का डिफरेंशियल 1 होगा, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होगा, और फिर इसका इंटीग्रल प्लस में पीछे हमारा c है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये t आ गया इंटू ई की पावर t आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर t बचा है यहाँ dt प्लस में c, ये आ गया कितना t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का ई की पावर t होता है प्लस में c, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए t की, y इंटू ई की पावर 10x, यहाँ भी y इंटू ई की पावर 10x, ठीक है। y इंटू ई की पावर 10x बराबर t की वैल्यू क्या है, t किसको माना है, 10x को, 10x रख दो t की जगह पे, यहाँ आ गया 10x इंटू ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस में c, तो इसका ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। आप और ज़्यादा करें तो क्या करिएगा, इस ई की पावर 10x को इधर ला सकते हैं, डिवाइड में आएगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो यहाँ 10x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, या c के नीचे आ जाएगा, या फिर बिल्कुल इतना छोड़ देना, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ये आंसर हो चुका है हमारा, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन है, 2002 के एग्जाम में पूछा गया था BT यूपी बोर्ड में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप इस dx को इधर ले आते हैं तो आपको dy/dx मिलेगा, और आप इसको इधर ले जाएंगे या अपॉन जाएगा, लेकिन tan इनवर्स x नीचे अपॉन में जाएगा, इसीलिए इसको अपॉन में ना ले जाके आप इसको 1 + y² को इसके नीचे ले आओ, dy को इधर ले जाओ, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या dy को dx के नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या, dx/dy बराबर ये tan इनवर्स y है माइनस में x है, अपॉन में 1 + y² है, इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस 1 + y² को दोनों के नीचे लिखो, तो dx/dy बराबर tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y², और माइनस में x/1 + y²। अगर हम यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ y का फंक्शन अकेला मिल रहा है, डेट मीन्स सब क्वेश्चन उल्टा बन गया हमारा। अगर मैं इसको माइनस वाले को इस साइड ले आऊँ तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dx/dy प्लस हो जाएगा इधर आके ये, और मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ 1 + y² को, और इंटू में इसके साथ x लिख दे रहा हूँ, बराबर इधर क्या है, tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। अब देखो क्वेश्चन उल्टा मिल गया आपको, अभी तक आपको क्या मिलता था, अभी तक आपको मिलता था यहाँ पर dy/dx मिलता था, प्लस में p × y बराबर q मिलता था, और ये p और q दोनों अगर नीचे dx है तो ये दोनों x के फंक्शन होते थे, ये दोनों क्या होते थे, x के फंक्शन होते थे, बट यहाँ पर तो उल्टा हो गया, dy/dx उल्टा हो गया, क्या हो गया, dx/dy हो गया, उल्टा हो गया ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर p और q की वैल्यू क्या है, y के फंक्शन है, जबकि यहाँ x के होते थे, यहाँ सिंगल y होता था, यहाँ x हो गया, उल्टा हो गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना, उल्टा ही हम सॉल्व करेंगे इसको। p और q की वैल्यू y के पदों में आएगी, if की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम इंटीग्रल, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर आप लिखिएगा dx/dy प्लस यहाँ p × x कीजिएगा, और बराबर में इधर q कीजिएगा। तो आपको बताया था
अगर यहाँ पर x है तो ये दोनों फंक्शन x के होते थे, यहाँ पर y है तो p और q दोनों y के होंगे। तो लिख दीजिएगा यह मतलब यह dy अपॉन dx अपॉन dy प्लस px बराबर q के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके रूप का है। और यहाँ में p बराबर कितना मिल रहा है, p की जगह 1/1 प्लस बाई स्क्वायर है, एंड q की जगह कितना है, q की जगह ये वैल्यू है tan इनवर्स बाई अपॉन में 1 प्लस बाई स्क्वायर। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। ठीक है, हटाएं इसको। चलिए अब इसमें IF निकालेंगे। पहले हम इसका IF का फॉर्मूला मैं यही लिख दे रहा हूँ। IF का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रल करते हैं p का। अब यहाँ ध्यान रखना है p किसका फंक्शन है, इस बार y का है। p की वैल्यू y का फंक्शन है, q भी y का, तो इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा। किसके, y के सापेक्ष इंटीग्रल करेंगे dy। बस इतना सा बदलाव आएगा इसमें, और कोई चेंजिंग नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं ना। IF बराबर, इसको सॉल्व करिए। यहाँ से देखिए IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रल करना है, p की वैल्यू ये है 1/1 प्लस बाई स्क्वायर dy। समझ पा रहे हैं। बस क्वेश्चन उल्टा हो गया, कोई चेंज नहीं, ऐसा कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला है बिकॉज एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, और अगर ये पूछ लिया तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है अगर इसको नहीं पढ़ते तो। ठीक है, इसलिए इसको करना जरूरी है। अब इसका इंटीग्रल कीजिए, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल बताइए, इधर ही कर देते हैं इसके सामने ही जस्ट। e की पावर ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स बाई IF की वैल्यू आ गई। इसके बाद सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है बाई में हम IF का मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार उल्टा है, इस बार x में IF का मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार हम x में करेंगे IF का मल्टीप्लाई। ठीक है, x में IF का मल्टीप्लाई बराबर में q में करते थे IF का मल्टीप्लाई, बिल्कुल कीजिए। q में IF का मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रल वहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस में c। ठीक है, जहाँ x ले रहे थे बस वहाँ y कर देना, बाकी सब सेम है। x लिखा और IF की वैल्यू क्या है, e की पावर tan इनवर्स बाई बराबर इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू, q ये है tan इनवर्स बाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, q की वैल्यू रख दी, इंटू IF की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y इंटू में dy प्लस c। अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना, यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स y को मान लो t, माना इसको केवल इसको tan इनवर्स y को मानेंगे केवल t, इसको t माना तो डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ से आगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स y का होता है 1/1 प्लस बाई स्क्वायर। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू में dy बराबर t का हो जाएगा dt। आप देख सकते हैं मैं dy और 1 प्लस बाई स्क्वायर इसकी जगह पर dt लिख दूं डायरेक्टली। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स बाई बराबर इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स बाई को t माना, यहाँ आ गया t इंटू e की पावर ये भी हो गया t, e की पावर t हो गया इंटू dy अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, dy अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर dt है तो dt लिख दिया, प्लस में c है। इसका इंटीग्रल जस्ट अभी आपको सॉल्व कराया था, सेम वैसे ही करना है। तो उस साइड का मिटा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए इधर का लिख लिया होगा आपने। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। हमारी थिंकिंग होती है सिर्फ चीज़ों को हार्ड समझने की। जो क्वेश्चन हमें बड़ा लगता है हम उसको हार्ड समझने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, और इंजीनियर्स के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एन इंजीनियर है। चलिए x है ये e की पावर tan इनवर्स बाई, फर्स्ट सेकंड मानिए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर t का सेम रहेगा, e की पावर t माइनस इंटीग्रल का साइन ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट का डिफरेंशियल t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t रहेगा, फिर टोटल का इंटीग्रल प्लस में c पीछे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स बाई बराबर t इंटू ई की पावर t माइनस, देखो यहाँ केवल e की पावर t बचा है और e की पावर t का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा प्लस में c। यहाँ t की वैल्यू रख दो
तो ये आ गया x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर t क्या है, t आपने टेन इनवर्स बाई माना तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स बाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई माइनस में ई की पावर यहाँ भी कर दीजिए कितना टेन इनवर्स बाई प्लस सी, यहाँ तक यहीं तक छोड़ दो या इस टेन इनवर्स बाई को इधर ले आओ तो ये भी कटेगा ये भी कटेगा, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स बाई माइनस यहाँ 1 बचेगा और यहाँ अपॉन में आएगा ई की पावर टेन इनवर्स बाई। ठीक है, या आप केवल यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, बोलिए क्लियर हुआ सभी को? सभी को समझ आ गया? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और हम कर चुके हैं इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, तो ये हमारा 26वां क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 27वां क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखा होगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको रफ करके उस क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको मेथड समझा दे रहा हूँ, तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए इसको हटा दें और 27वां क्वेश्चन देखेंगे, साथ में आप रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ लेंगे क्या होता है, कैसे करते हैं उसको। ठीक है, चलिए हटाते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी बिकॉज लाइट जा चुकी है, और लास्ट क्वेश्चन है, कर लेंगे, दिख तो रहा होगा आपको। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, मतलब अब इस बार क्या होगा, क्वेश्चन आपको जो देगा उसमें आपको डायरेक्ट लीनियर फॉर्म नहीं दे रखी होगी, लीनियर फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी, रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन है ये। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ हमने क्या बताया था, अगर यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो यहाँ x का फंक्शन होगा, इधर भी x का फंक्शन होगा, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बाई आता है, ये आपको बताया है ना, आप सबको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में यहाँ p आता है, इसके साथ बाई बराबर q आता है। p और q x के फंक्शन होते हैं दोनों, x के फंक्शन बिल्कुल होते हैं, तो यहाँ x के फंक्शन है दोनों, लेकिन यहाँ अकेला बाई आता है, बट यहाँ पर टेन वाई है, तो ये टेन वाई यहाँ नहीं होना चाहिए था, और आगे भी यहाँ केवल डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला है, सेक स्क्वायर वाई नहीं होना चाहिए था। डेट मीन्स हम यहाँ पर टेन वाई को कुछ मान लेंगे, और टेन वाई को जब कुछ मानेंगे और डिफरेंशियल करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक सेक स्क्वायर वाई डिफरेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पर टेन वाई को आप जेड मान के कर लो, क्या माना टेन वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, अब करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में टेन वाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई हो गया, और चूंकि ये बाई का फंक्शन है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, साथ में जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। समझ पा रहे हैं? अब इन वैल्यूज को पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यूज को पुट करिए। पुट करेंगे तो देखो सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है, डी जेड अपॉन डी एक्स, यहाँ पर रख देंगे डी जेड अपॉन डी एक्स, तो हो गया डी जेड, आ गई लाइट। ठीक है, लाइट आ गई, यस कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। चलिए, तो क्या बता रहे थे, वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ से, इसकी जगह पे यहाँ पर क्या रख देंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स रख दिया, प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, टेन बाई जेड माना इसको जेड रख दिया, बराबर एक्स की पावर 3। क्वेश्चन मिल चुका है आपको, फर्क इतना, जहाँ बाई मानते थे वो बाई की जगह इस बार जेड आ गया है, क्वेश्चन सेम वैसा ही है ना। किस रूप में आ गया आपको, यह है डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू जेड बराबर क्यू के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, के रूप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप सही से लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। बस यहाँ बाई आता था, वहां जेड आ गया तो बाई की जगह जेड रख देना हर जगह आपको। तो इसका आई एफ क्या मिलेगा, आई एफ का फॉर्मूला ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स करते हैं, बिल्कुल डी एक्स ही रहेगा क्योंकि पी और क्यू एक्स के फंक्शन है, इसलिए डी एक्स आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई एफ को, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। चलिए निकालिए आई एफ, देखिए आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रल, पी की वैल्यू देखो क्या, जेड के आगे जो लिखा है पी है, जेड के आगे एक्स है, तो पी की वैल्यू एक्स है, एक्स का इंटीग्रल करेंगे क्या आएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये आई एफ की वैल्यू है, लॉग नहीं है तो ई हटेगा नहीं। अब निकालेंगे सॉल्यूशन में हम बाई इंटू आई एफ करते थे, बाई की जगह यहाँ पर जेड है तो जेड इंटू आई एफ करेंगे, क्या करेंगे, जेड इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल करते हैं हम क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे आई एफ का, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में सी,
तो z लिख दिया और आई एफ की वैल्यू क्या है e की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू। ठीक है, ये हो गया z इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर q की वैल्यू लिखो। यहाँ q की वैल्यू क्या है q, ये रहा q। ठीक है, यहाँ देख लो p की x थी, q की क्या है x की पावर 3, x की पावर 3 लिखा इंटू में आई एफ की वैल्यू e की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल है सबसे मेन, इसका इंटीग्रल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई टू, ठीक, बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने, इंटू में इसके साथ एक्स लिख दिया, एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर डी एक्स, इतना बोलिए, क्लियर है? प्लस में सी। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया, जब मैं इसको टी मानूँ ना, अगर इसको टी मानूंगा मैं तो क्या आएगा देखो, अगर मैंने एक्स स्क्वायर वाई टू को टी मान लिया, एक्स स्क्वायर वाई को टू टी मान लिया, तो जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x इंटू डी एक्स, नीचे 2 था, बराबर डी टी आएगा, तो ये कट जाएगा और x dx dt हो जाएगा, x dx dt हो जाएगा, तो मैं आसानी रहेगी आगे इंटीग्रल करने में, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये अब भी आप करिए, अभी समझिए, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। ये फर्स्ट फंक्शन देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये टोटल पूरे को मान लीजिए सेकंड फंक्शन, और इसको सॉल्व करिए। चलिए करें सॉल्व करते हैं इसको। z ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल में लिख दो x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू डी एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, माइनस इंटीग्रल का साइन बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट का डिफरेंशियल 2x आएगा, 2x आ गया, इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल का साइन लगा के लिख दो, क्या आएगा x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू इंटू डी एक्स। ठीक, और ये बंद कर दिया ब्रैकेट, और बाहर टोटल का इंटीग्रल और प्लस में c। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ आ जाएगा, आप सभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, समझ लेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको हटा दें, इधर का हटा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर जो z माना है किसको माना है, tan y को माना है। मैं यहाँ से यहाँ तक मिटा रहा हूँ, सिर्फ उसको नहीं मिटा रहा, क्योंकि बाद में z की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। ओके, चलिए z इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू, ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर एक्स स्क्वायर बाहर है इंटू, इसका जब आप इंटीग्रल करेंगे तो यहीं मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ आपने मान रखा है, माना केवल इंटीग्रल के लिए मान रहे हैं, ठीक है, माना एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर टी है, एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर टी है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा, 2 से 2 कट गया तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, x dx बराबर dt मिल गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए रख दीजिए इसमें, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक इतना दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम ऊपर कर देते हैं, स्लाइड एक बार चेक कर लें। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। ये मैंने ऐसा मान लिया, इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए ऐसा किया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या हो गया, ये इंटीग्रल ऑफ ई की पावर, इसको टी माना है ना, तो हो जाएगा ई की पावर टी हो जाएगा इंटू एक्स डी एक्स, क्या हो गया था, एक्स डी एक्स डी टी हो गया, इसको डी टी कर दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? माइनस कीजिए इंटीग्रल बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ 2x लिखा बाहर, 2x को ऐसे लिखा रहने दीजिए। इंटीग्रल के अंदर देखिए यहाँ भी सेम ई की पावर टी हो गया, ये ई की पावर टी हो गया इंटू, और एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक, ब्रैकेट बंद, और यहाँ डी एक्स और प्लस में सी। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं आगे, देखिए जेड ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर ये एक्स स्क्वायर है, ई की पावर टी का इंटीग्रल सेम ई की पावर टी रहता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ ये 2x है इंटू ई की पावर टी का इंटीग्रल सेम ई की पावर टी रहता है। ठीक है, और इधर क्या है, डी एक्स प्लस में सी, यहाँ टी की वैल्यू रख दो जो टी था, ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर टी किसको माना है, एक्स स्क्वायर वाई टू को, तो यहाँ भी आ गया क्या, एक्स स्क्वायर वाई टू आ गया। हम एक तरह से ये कह सकते हैं
ये ई की पावर टी माना ना आपने, यानी कि इसका एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू जो था, इसका इंटीग्रल क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है, सिर्फ एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू का इंटीग्रल ओनली ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो टू को बाहर ले सकते हैं हम, यहाँ से टू को बाहर ले लीजिए, टू बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ क्या बच गया, ई एक्स इंटू ई की पावर एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई टू है, यहाँ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से टी मान के अगर करेंगे तो फिर से इसकी वैल्यू सेम यही आ जाएगी, तो यहाँ आ गया जेड ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू इंटू इसका इंटीग्रल पूरे का आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू कैसे आ गया, समझ गए ना आप लोग, क्योंकि आप खुद देखिए जब हमने यहाँ इंटीग्रल किया, ये एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद वाले का इंटीग्रल ये वाला, तो एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद वाले का इंटीग्रल किया हमने तो क्या आया था, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू आया है, तो इसका भी इंटीग्रल क्या आएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू ही तो आएगा। आप करके देख लीजिएगा, फिर से इस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, वही आंसर आएगा सेम। बस यहाँ जेड की वैल्यू रख दो, आंसर हो गया। जेड की वैल्यू क्या, 10y, तो आंसर आ गया आपका 10y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी, ये आंसर कह दीजिए। और अगर आपका और आगे करने का मन है सॉल्व, तो इसको नीचे ले आओ अपॉन में, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसके नीचे आ जाएगा अपॉन में, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी पावर ये वाली। इतना कर सकते हैं आप चाहें तो, बाकी यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट था यहाँ से, एक बार फिर से कोशिश करिएगा समझने की, फिर भी समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पीछे तक का देख लीजिएगा। तो ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और हमारा अब केवल 2 चैप्टर बचे हैं। कौन कौन से, एक बचा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर और दूसरा बचा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी काफ़ी बड़ा पार्ट है, उसमें भी 4-5 एक्सरसाइज है, तो उसको भी मैं 2 पार्ट में कवर कराऊंगा आपको। तो 2 लेक्चर तो उसके रहेंगे, एक लेक्चर बड़ा रहेगा, एक थोड़ा छोटा रहेगा आज की तरह से, और एक लेक्चर आपको मैं प्रोबेबिलिटी का दूंगा मैराथन 3 घंटे का, उसमें पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी आपको कंप्लीट करा देंगे, दोनों तीनों चैप्टर जितने भी हैं उसके। ठीक है, तो लगभग 3 लेक्चर मैथ के और रहेंगे, जिसमें कि आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर ना? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, और लाइक नहीं किया क्लास को तो लाइक कर दीजिए, और भी आपके जो साथ वाले बच्चे पढ़ रहे हों तो उन सबके पास क्लास को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।